हाउसवाइफ भाभी कावेरी शर्मा जी की इकलौती बहू थी, जिसे ससुराल में प्यार तो मिलता मगर कौड़ियों के भाव में। हाँ, जब ससुराल में सर चढ़ी ननद बैठी हो तो क्या हो, वो कभी अपनी भाभी को चैन से रहने दे सकती है क्या? ना ना, बिल्कुल नहीं। ऐसी ही है चंदा। चंदा अपनी भाभी कावेरी को हमेशा परेशान करती रहती। एक दिन की बात है। भाभी जल्दी टिफिन तैयार करो ना यार, ऑफिस के लिए देर हो रही है। दीदी बस 15 मिनट और लगेंगे। आधे घंटे से 15 मिनट कर रही हो, अभी तक हुए नहीं है आपके 15 मिनट। दीदी भाभी अब ना और कोई एक्सक्यूज मत बनाना, सारा दिन तो घर में बैठी रहती हूँ, थोड़ा जल्दी हाथ चला लोगी तो क्या हो जाएगा। आपकी वजह से आज अगर मैं लेट हो गई ना तो मेरी तो शामत आ जानी है। बॉस हमेशा सर पर तांडव करने के लिए आ जाता है। आपको क्या, आपके तो मज़े ही मज़े हैं। ऐसा नहीं है दीदी, घर में भी बहुत सारे काम होते हैं। आपके पास जुबान चलाने के सिवा और काम भी है क्या? हाँ, बन गया हो टिफिन तो लाओ अब। ये लो दीदी। और चंदा वहाँ से चली जाती है। वहीं दोपहर के समय, बहू मेरे पैर बहुत दर्द हो रहा है। लाइए मैं मालिश कर देती हूँ। कावेरी अपना सारा काम छोड़कर सास के पैरों की मालिश करती है। 2 घंटे से तू मेरे पैर दबा रही है, लेकिन ये दर्द है कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक काम करती हूँ, चंदा को कह देती हूँ आते समय दवाइयाँ ले आएगी। 4:30 हो रहा है, 1.5 घंटे की तो बात है। ठीक है माँ जी। फिर सास चंदा को कॉल करती है। चंदा बेटा, ऑफिस से आते हुए ना दवाई लेते आना, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। तो वो भाभी महारानी क्या कर रही हैं? हाँ, काम चोर है, काम चोरी करेगी और क्या। आती हूँ माँ दवाई लेके, अभी काम कर रही हूँ ऑफिस में। ठीक है बेटा। बहू अब तो जा, घर का सारा काम निपटा ले। जी माँ जी। जिसके बाद कावेरी किचन में जाके घर का सारा काम निपटा कर हॉल में आती है, जहाँ सास बैठकर टीवी देख रही थी। आजा बैठ, टीवी देख ले, थोड़ा सा रेस्ट कर, सुबह से लगी हुई है, थक गई होगी। नहीं नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। मैं भी कभी बहू थी, मैं भी ऐसा ही कहा करती थी कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा हाल मैं ही जानती थी। अभी कावेरी सास के साथ टीवी देखने बैठी ही थी कि आ जाती है ननद रानी घर पर और भाभी को आराम से टीवी देखता देखकर चिढ़ जाती है। वाह भाभी वाह, ये सही है। माँ मेरी दर्द से मर जाए, लेकिन आपका क्या है, आप तो आराम से टीवी देखेंगी। और मेरी माँ भी तुमसे ना बोलकर मुझे ऑफिस में कॉल करके दवाई लाने को कह रही है। तुम्हें तो आराम से ही फुर्सत नहीं है ना, ये नहीं कि माँ के पैर दबा दूँ या माँ के लिए दवाई ही ला कर दे दूँ। अरे पर बेटा, माँ अब आप भाभी की साइड ना ही लो तो अच्छा है। अब भले ही इनको बेटी मानो, ये थोड़ी ना माँ मानने वाली है आपको। लो दवाई खा लो आप। मैं पानी लाती हूँ। मेरे सामने अब हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है भाभी, मैं दे दूँगी पानी। ऐसा नहीं है दीदी, सब पता है मुझे कैसा है। फिर चंदा अपनी माँ के लिए पानी लाने चली जाती है। ऐसी ही एक रात, भाभी कल सुबह मेरी मीटिंग है ऑफिस में, तो मेरा ब्लेज़र धुलकर सुखाकर प्रेस करके रख देना, 5 बजे सुबह निकलना है। अभी तो रात के 8 बज रहे, इतनी जल्दी कैसे होगा? वो आप देख लो। खाना बनाना छोड़कर तो ब्लेज़र धुलने नहीं जा सकती, खाने को लेट हो जाएगा। एक काम करती हूँ, डिनर के बाद ब्लेज़र धोकर पंखे के नीचे सुखा देती हूँ, सुबह 5 बजे तो सूख ही जाएगा। जिसके बाद बहू अपने काम में लग जाती है और डिनर और घर के बाकी काम निपटाते हुए कावेरी को देरी हो जाती है। 11 बज गए, चलो अब ब्लेज़र धो लेती हूँ पहले। फिर बेचारी कावेरी थकी हुई ब्लेज़र धोकर पंखे के नीचे छोड़ देती है और 4 बजे का अलार्म लगा देती है। 4 बजे जब वो सो के उठती है तभी ननद भी आ जाती है। भाभी मेरा ब्लेज़र रेडी है ना? दीदी बस प्रेस करके देती हूँ। शाम में मैंने बोला था ना आपको, अभी तक प्रेस करके नहीं रखा, अरे जल्दी करो। तभी कावेरी जाकर देखती है तो ब्लेज़र तो गीला का गीला ही था। दीदी ब्लेज़र तो सूखा ही नहीं है। क्या, अभी तक नहीं सूखा? कितने बजे धोया था आपने? रात में 11 बजे। भाभी आप पागल हो क्या, आपका दिमाग है या नहीं? मैंने शाम में ये काम बोला था आपको, आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और लाइफ चेंजिंग भी हो सकती है। इस मीटिंग की प्रेजेंटेशन पर मेरा प्रमोशन डिपेंड करता है। सब गड़बड़ कर दिया आपने, चुड़ैल कहीं की, न जाने घर में बैठकर करती क्या है। मुफ्त की रोटी तोड़ो बस,
यू आर जस्ट अ हाउस वाइफ, घर में काम ही कितना होता है जो एक छोटा सा काम भी नहीं कर पाई। और ननद गुस्से में वहां से चली जाती है। कावेरी रोते हुए अपने कमरे में आती है। तभी कावेरी के रोने की सिसकियों की आवाज से राजीव की आंख खुल जाती है। क्या हुआ कावेरी, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। बुरा सपना देखा क्या? आओ सो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे पास, डरती क्यों हो? ऐसी ही कावेरी हमेशा ननद के ताने सहती और किसी को उल्टा जवाब नहीं देती। वहीं चंदा आए दिन अपनी भाभी को हाउसवाइफ होने के ताने देती कि वो घर में बैठकर करती ही क्या है। ऐसे ही एक दिन सभी घर वाले एक शादी में गए थे। तभी एक रिश्तेदार सास के पास आकर कहती है, अरे भाभी जी, ये आपकी बहू है? हाँ जी, ये मेरी बहू है कावेरी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, बड़ी प्यारी बहू है आपकी, संस्कार है बच्ची में। तभी ननद बीच में ही कूद पड़ती है। संस्कार का क्या ही करेंगे आंटी जी, जब इंसान बस घर में ही मुफ्त की रोटियां तोड़े हैं, जिससे घर के ही काम से फुर्सत ना मिले, अपनों की केयर ही ना कर पाए, बस हाउसवाइफ होने का फायदा उठाए और आराम फरमाए। सही कहा बेटा, ये इतनी प्यारी बच्ची ऐसा करती है। बहू, अपनी ननद से कुछ सीखो जरा। और रागिनी वहां से चली जाती है। कावेरी और सास को चंदा की बातें बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। कुछ दिनों बाद मैं सोच रहा हूँ कि अब चंदा की शादी करा दे। क्या ख्याल है आपका भाग्यवान? ख्याल तो नेक है जी, वैसे भी 26 की हो गई है चंदा, अब नहीं तो कब करोगे? मेरा दोस्त राजेश याद है, वो कॉलेज टाइम में मेरे साथ में था। हाँ जी, राजेश भाई साहब को कैसे भूल सकती हूँ। एक वही तो है जिन्होंने हमें मिलाने के लिए काफ़ी एफर्ट्स किए थे। उसी का बेटा है मंजित, बहुत प्यारा लड़का है, और घर के बारे में तो तुम्हें पता ही है। अरे हमसे 4 गुना अमीर है, बहुत ख्याल रखेंगे हमारी बेटी का। तो फिर मैं राजेश से रिश्ते के लिए हाँ कह देता हूँ। वो तो कब से मुझे पूछ रहा था, मैं ही संकोच में था। अब देर ना लगाओ, अच्छे रिश्ते और अच्छे लड़के जल्दी हाथ से निकल जाते हैं। आज ही बात करता हूँ उससे। जिसके बाद श्यामलाल जी अपने पुराने दोस्त राजेश को कॉल करते हैं और रिश्ता पक्का कर देते हैं। वहीं चंदा भी अमीर ससुराल पाके इतरा रही थी। कुछ ही दिनों में चंदा और मंजित की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है और दोनों परिवार बहुत खुश होते हैं। विदाई के समय, भाई श्यामलाल, अब जल्दी से विदाई करवा दे, मैं अपनी बहू को घर ले जाऊं। हाँ बस थोड़ा टाइम। क्या हुआ, विदाई लेट क्यों हो रही है? अब बहू पता नहीं कहाँ रह गई है, उसके लिए ही रुकी हूँ। मेरी शादी के दिन भी पता नहीं कहाँ बिजी है ये। हाउस वाइफ ही तो है, कौन सा वर्किंग है कि अर्जेंट मेल करना है। बस महारानी आराम कर रही होगी कहीं, इसलिए दिखाई नहीं दे रही। क्या हुआ बेटा, क्या बड़बड़ा रही है? अब आपकी निठल्ली बहू मेरी विदाई में देरी लगाएगी तो गुस्सा तो आएगा ना माँ। तेरे ससुराल वाले भी है यहाँ पर, आज तो गुस्सा मत कर बेटा। ठीक है, लो आ गई आपकी महारानी। अरे कहाँ रह गई थी बहू, विदाई में देर हो रही है। माँ जी अंदर जो सामान बिक रहे हैं ना, उसे समेट रही थी। अरे पहले विदाई हो जाए, फिर हो जाएगा ना सामान समेटना भी। बस बहाने बनाती रहेगी महारानी। जिसके बाद सभी घर वाले चंदा की विदाई करते हैं और चंदा अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में सभी चंदा का स्वागत बहुत अच्छे से करते हैं और शादी के कुछ हफ्ते बहुत अच्छे से बीतते हैं। जिसके बाद एक दिन चंदा सुबह सुबह रेडी होकर घर से निकलने लगती है। तभी बेबी कहाँ जा रही हो? ऑफिस। ऑफिस क्यों? तुमने जॉब छोड़ी नहीं क्या अभी तक? नहीं, मैंने शादी के लिए लीव ले ली थी। नाउ काम तो करना होगा ना। मैं हूं ना काम करने के लिए, और 50,000 की नौकरी क्यों करनी है तुम्हें? इट्स 50,000, बात होता है इतना। तुम कहीं नहीं जा रही, घर में बैठो। बस मैं अपनी बीवी से काम नहीं करवाना चाहता। दुनिया बोलेगी बीवी की कमाई खाता है, वैसे भी मैं महीने में लाख कमाता हूँ, तो तुम्हारे जॉब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जाओ जाके मेरे लिए खाना बनाओ, और हाँ, टेस्ट में बेस्ट होना चाहिए खाना। चंदा किचन में जाके सोचने लगती है, ये क्या, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। फिर भी चंदा जैसे तैसे मंजित के लिए खाना बनाती है।
थू, ये क्या कोई खाना है? तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता क्या? नहीं तो। धत, चल मैं कुकिंग क्लास लगवा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी बेस्ट हाउसवाइफ बने। बेचारी चंदा सर पर हाथ रख लेती है। ओ शिट, क्या सोचा था चंदा ने और क्या हो गया। वो कहते हैं ना, पिछला किया सामने आता ही है। अब चंदा के साथ भी वही हो रहा था। चंदा ने शादी के पहले अपनी भाभी को हाउसवाइफ होने के लिए खूब ताने दिए थे और आज वही उसके सामने आया। निशा शहर की रहने वाली थी और अक्षत गांव का रहने वाला। अक्षत अपनी पढ़ाई पूरी करने शहर आया था और कॉलेज में ही निशा और अक्षत को प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। अपना ससुराल गांव में होगा, इस बात की चिंता निशा को हर पल सताई जा रही थी। लेकिन फिर भी अपने दिल पर पत्थर रखकर और मन को मारकर वो गांव चली जाती है अक्षत के साथ, जहां उसकी सास सरोज और ससुर जी सुरेंद्र होते हैं। पहले दिन निशा अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करने के लिए चूल्हा फूंक फूंक कर खाना बना रही थी। ओफो, ये चूल्हा फूंक फूंक के खाना बना करना, मैं 2 दिन में ही हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊंगी। या कितनी गंदगी है इस गांव में। तबेला तो बगल में ही है, 24 घंटे गोबर का एयर फ्रेशनर रहता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई गलती ही कर ली है अक्षत के साथ शादी करके। लेकिन क्या करूं, प्यार सभी को अंधा बनाकर ही दम लेता है। जैसे तैसे निशा खाना पका लेती है और वो सभी को खिलाती है। वाह वाह, क्या स्वाद है निशा बहू। तुम हो तो शहर वाली, लेकिन उसके बावजूद भी इतना अच्छा खाना बना लेती हो। बहुत अच्छे गुण है बेटा तुम में। हाँ बहू, तुमने ये जो खीर बनाई है ना, ये सरोज से भी काफी अच्छी बनाई है। वरना सरोज तो बस दूध और चीनी मिलाने में कंजूसी करती रहती है। अच्छा जी। निशा को गांव में रहने में काफी दिक्कतें आती थी। कुएं से पानी निकालना, गाय से दूध निकालना, पंखे और एसी की कमी और कई चीजें उसके इस बर्ताव की वजह थी। एक दिन गुस्सा होकर वो तय करती है, बस बहुत हुआ, अब मैं और नहीं रह सकती इस जंगल में। इरिटेट हो रहा है मुझे अभी। लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ, ना मैं अक्षत को छोड़ सकती हूँ और ना ही इस परिवार को। आइडिया, अब यही पैंतरा आजमाना होगा मुझे। वो कहते हैं ना, घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अब मैं इस तरह इन सबको डराऊंगी कि ये सब डर के मारे ये गांव छोड़कर शहर में रहने चलेंगे। मैं अपना पूरा 100% दूंगी इस टास्क में। निशा रात में जब सभी सो जाते हैं तब बाल आगे रख, भूत या मेकअप करके और सफेद साड़ी पहनकर हाथ में मोमबत्ती लिए अपनी सास सरोज के कमरे में आती है। निशा जानबूझकर घुंघरू बजाती है और उन घुंघरू की गूंज से सरोज अचानक से जाग जाती है। जब वो निशा को अपने सामने खड़ी देखती है तो डर के मारे जोर से चिल्लाती है, आह, बचाओ, भूत भूत। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक की जान जाएगी। तुम लोगों ने इस घर में रहकर बहुत गलत किया, चले जाओ यहाँ से। ये मेरी जगह है, ये मेरी अमानत है। अगर नहीं गए तो इसका अंजाम मौत से बदतर होगा। सरोज की चीख सुनकर अक्षत और सुरेंद्र वहां भागे दौड़े आते हैं, लेकिन तब तक निशा वहां छुपकर स्प्रे से धुआं फैलाकर चली जाती है ताकि सरोज को लगे कि वो हकीकत में गायब हुई है। क्या हुआ माँ, अब चिल्ला क्यों रही हो इतना? कोई बुरा सपना देखा है क्या आपने? सरोज, ये पूरे कमरे में इतना धुआं कैसे? वो चुड़ैल आई थी, कह रही थी कि ये उसकी जगह है और हमें यहाँ से जाना होगा, वरना उसका अंजाम मौत से भी बदतर होगा। इतना कहकर धुएं के साथ वो अचानक से गायब हो गई। माँ, लगता है आपने कोई बहुत ही बुरा सपना देखा है। अब तक उस नुक्कड़ के बरगद की चुड़ैल का खौफ फैलाती थी आप, अब तो घर में ही चुड़ैल आ गई। एक काम कीजिए, आप ये लीजिए, पानी पीजिए और चुपचाप आंखें बंद करके सो जाइए। तभी निशा वहां पर गर्मा गर्म चाय लेकर आती है। पानी क्यों? माँ जी को चाय बहुत पसंद है ना, ये लीजिए, आप ये पीजिए। मैंने सब सुन लिया है और फटाफट आपका डर शांत करने के लिए चाय भी बना दी। लेकिन मेरा यकीन मानो, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। सरोज, तुम्हें ज़रूर कोई वहम हुआ होगा।
भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल ये सब किताबी और काल्पनिक बातें हैं। सरोज के कहने पर कोई उस पर जरा भी विश्वास नहीं करता और इस तरह सब सो जाते हैं। अगले दिन निशा गांव में एक आदमी को कुछ पैसे देती है और उससे कहती है, अच्छे से काम हो जाना चाहिए, मेरे घर वाले इतने डरने चाहिए कि उनका कलेजा कांप उठे। ओके मैडम, मैं और मेरे नाटककार दोस्त रात को भूत बनकर आपके घर में आ जाएंगे। रात में आदमी भूत या भेस में आकर सुरेंद्र के कमरे के ऊपर की अलमारी पर बैठ जाता है और हंसता है। ये देखकर सुरेंद्र की रूह कांप उठती है और वो तुरंत दुम दबाकर निशा और अक्षत के कमरे में भागता है। भूत बचाओ बचाओ। जितना भागना है भाग ले बुड्ढे, अब तुझे मेरे चंगुल से कोई नहीं छुड़वा सकता। सुरेंद्र भागता है और देखता है कि हॉल में हर जगह कंकाल लटक रहे हैं। सरोज भी डर के मारे उठ जाती है। सुरेंद्र को देखकर अक्षत और निशा भी झट से उठ जाते हैं। क्या हुआ पापा, आपने भी भूत देख लिया क्या? हाँ बेटा, हॉल में है वो भी। क्या? ओह माय गॉड, भूत! अक्षत, हम सबको बचाओ। अक्षत माजी, अक्षत माजी अपने कमरे में अकेले होंगे। सभी सरोज के कमरे की ओर भागते हैं और देखते हैं कि सरोज तो हॉल में बेहोश पड़ी है और हॉल में कई सारे कंकाल लटके हुए हैं और लाइट भी बंद चालू हो रही है। खिड़कियां जोरों से खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, तेज हवाएं भी जारी है और भूतों के रोने की और हंसने की आवाजें आ रही हैं। आदमी भूत के भेष में सबके सामने आता है। तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, ये मेरी और मेरी बीवी चंद्रिका की जगह है। यहाँ और कोई नहीं रह सकता, कोई भी नहीं। इसलिए ये जगह ही क्या, तुम्हें अब इस गांव को छोड़कर जाना होगा। अगर इस गांव में दोबारा दिखे तो अपनी जान खो बैठोगे खामखा। ये सब कहकर वहां पर धुआं फैल जाता है और सभी कंकाल और भूत वहां से एक पल में गायब हो जाते हैं। मन ही मन निशा कहती है, वेरी गुड, मान गई इन लोगों की सेटिंग को। अगली सुबह सभी घर वाले चिंतित और घबराए हुए रहते हैं। सरोज की तबीयत भी ठीक नहीं होती है। मैंने तो कभी अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे ससुराल पे भूतों का साया मंडराएगा। अगर हम एक और रात यहाँ और इस गांव में रुके ना, तो फिर तो हमारी लाश ही मिलेगी। ऐसा मत बोलिए माँ। अक्षत, कुछ तो कर, ये घर शापित है और रात होते ही वो भूत जाग जाते हैं। हमें सूरज ढलने से पहले यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा लेकर रफू चक्कर होना होगा। क्यों ना हम शहर चले? अक्षत, तुम्हें याद है हमारी कॉलेज की सुनैना, वो एक हाउस ब्रोकर है, वो हमें अच्छी और कम दाम में एक सुंदर सा घर भी दिला देगी। हाँ निशा, अब शहर में सेटल होने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि हमारा सामना भूतों से हुआ। अब तक मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं उनके जिक्र करते हुए भी। पूरा परिवार अपना सारा सामान बांधकर घर को ताला लगाकर गांव से शहर आ जाता है और शहर में एक नया घर लेकर वो सब उसमें रहने लगते हैं। निशा की खुशी तो मानो 7वें आसमान पर होती है। वो हर पल खुशी से झूमने लगती है। हाश, अब जाकर मन को राहत मिली है, वरना उधर गांव में तो मानो आधी जान घबराहट से ही निकली जा रही थी। निशा बहू, कुछ अच्छा सा बनवा लाओ ना, जोरों की भूख लगी है। हाँ निशा, और सुनो, हम कल घर में सत्यनारायण की पूजा भी रखेंगे। मम्मी जी और पापा जी को इनविटेशन दे दी है मैंने। वाओ, दैट्स ग्रेट। अगले दिन घर में सत्यनारायण की पूजा रखी जाती है, जिसमें निशा के माता पिता, सुषमा और प्रमोद भी आते हैं। रसोई में चुपके से निशा अपनी माँ सुषमा से बात करती है। लेकिन निशा, तू और तेरे ससुराल वाले ऐसे अचानक कैसे आ गए यहाँ पर? कहीं तूने कोई चालाकी तो नहीं की ना? अब भी ना, सच में मेरा चेहरा पल की झपकते ही पढ़ लेती है। हाँ, मैंने ही ये पूरा नाटक रचाया और सबको डरा कर बेवकूफ बनाकर यहाँ ले आई। क्या? आर यू मैड निशा? हुआ यूं कि निशा सुषमा को सारी कहानी बताती है कि कैसे उसने सबको झूठ मूठ के जाल में फंसाया। सरोज ये सब रसोई के बाहर खड़े होकर चुपके से सुन लेती है और फिर बाद में हॉल में सबके सामने आकर कहती है, निशा बहू, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए?
क्या सब करते हुए माँ जी? सरोज सबके सामने निशा की पोल खोलती है और निशा की करतूतों को सुनकर सभी हैरान और दंग रह जाते हैं। निशा, ये तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। अगर ऐसा ही था तो तुम हमें खुशी खुशी बोलती तो हम खुशी खुशी शहर चले आते। झूठ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आप लोगों को गांव ही पसंद है। मैंने जो कुछ भी गलत किया, लेकिन उसके पीछे मेरी भी साइड से कोई सोचो। मुझे बस शहर में ससुराल चाहिए था, ना कि गांव में। बस, बहुत झेल लिया तेरी वजह से हमने। अब तेरा फैसला हम लेंगे, तेरी अग्नि परीक्षा हम लेंगे। अब निशा की इस गलती का क्या होगा अंजाम, जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी से।